दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। भारतीय सिनेमा का इतिहास कई सितारों की चमक से रोशन है, लेकिन उस आकाश में मधुबाला का स्थान एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह अटल है कि जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 14 फरवरी जिसे पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे या प्यार के जश्न के दिन के तौर पर मनाती है, इसी दिन 1933 1933 में दिल्ली में मुमताज जहां देहलवी का की पैदाइश हुई। किस्मत का क्रूर मजाक देखिए कि जिस अभिनेत्री को दुनिया वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और सौंदर्य की देवी, द गॉडेस ऑफ द ब्यूटी का खिताब देती है, उसका अपना जीवन प्यार के अभाव और एक लाइलाज बीमारी के साए में गुजरा। मधुबाला सिर्फ एक चेहरा नहीं थी, वो अभिनय की ऐसी सिनेमैटिक वैल्यू थी जिसने अपनी छोटी सी 36 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया जो सदियों तक किसी एक को मिलता है, जो सदियों में किसी एक को नसीब होता है। मधुबाला का फिल्मी सफर महज 9 साल की उम्र में शुरू हो गया। उनके पिता अताउल्ला खान ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें बॉम्बे ले आए। केदार शर्मा ने जब उन्हें नील कमल 1947 में ब्रेक दिया तो किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये लड़की हॉलीवुड की मार्लिन मुनरो को टक्कर देगी। मधुबाला एक डायरेक्टर्स डिलाइट थी। मधुबाला को डायरेक्टर्स डिलाइट कहा गया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी स्क्रीन प्रेजेंस थी, गजब का स्क्रीन प्रेजेंस। चाहे वो महल का सस्पेंस हो या मिस्टर एंड मिसेस 55 की चुलबुली कॉमेडी, उन्होंने हर सांचे में खुद को ऐसा फिट किया कि लगता था कि वो रोल सिर्फ उनके ही लिए लिखा गया। इंडियन फिल्म मेकर्स उनकी उस वर्सेटैलिटी के लिए याद करते हैं उन्हें। उनकी एक मुस्कान दर्शकों को दीवाना कर देती थी और उनकी आंखों से एक आंसू टपके तो पूरा थिएटर रोने लगता था। जब हम मधुबाला की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आसिफ की कल्ट क्लासिक मुगले आजम 1960 का जिक्र होना बहरकैफ लाजमी है। यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई वंडर नहीं थी, बल्कि मधुबाला के संघर्ष और उनके पेशेवर समर्पण, उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी फिल्म इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है। 1950s के दशक के उत्तरार्ध में जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मधुबाला की तबीयत पहले से ही बिगड़ने लगी थी। लेकिन के आसिफ एक ऐसे परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर थे जो स्क्रीन पर रत्ती भर भी समझौता करना नहीं चाहते थे। फिल्म के उस मशहूर सीन को याद कीजिए जहां अनारकली को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। आज के दौर में शायद वहां प्लास्टिक की नकली जंजीरों का इस्तेमाल होता, लेकिन के आसिफ ने मधुबाला के लिए असली लोहे की भारी जंजीरें मंगवाई। मधुबाला का शरीर उस वक्त तक अपनी बीमारी वीएसडी जो थी, उनकी इंटरनल एक जो डिसऑर्डर था, उसकी वजह से काफी कमजोर हो चुका था उनका शरीर। लेकिन उन्होंने एक बार भी उन जंजीरों को पहनने से मना नहीं किया। उन भारी जंजीरों ने उनके शरीर पर नीले निशान छोड़ दिए और उनके कमजोर दिल पर जो दबाव डाला, उसने उनकी मौत की घड़ी को और करीब ला दिया। एक और अनसुना और हैरान कर देने वाला किस्सा मुगले आजम के सेट पर यह हुआ कि मधुबाला को कुछ सीन्स के लिए फर्श पे लेटना था, तो धूल और मिट्टी की वजह से उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत की थी कि वह मिट्टी या गर्मी से दूर रहें, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर के आसिफ से यह बात नहीं कही कि वो इस सीन को नहीं कर पाएंगी इस तरह से। कई बार शूटिंग के दौरान वो बेहोश होकर गिर जाती थी, लेकिन होश में आते ही वो फिर से अनारकली बन जाती थी। विल्सन कॉलेज के पास स्टूडियो में जब तपती रोशनी के बीच वो प्यार किया तो डरना क्या,
गाने पर डांस कर रही होती थी तो उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज होती थी कि पास खड़े लोग उसे सुन सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती थी। ये एक कलाकार की अपने कला के पीछे, कला के प्रति वो साधना थी जिसे आज की पीढ़ी के कलाकार केवल सपने में ही सोच सकते हैं। मधुबाला की शारीरिक पीड़ा का सबसे बड़ा कारण उनकी जन्मजात जो हार्ट प्रॉब्लम थी वो थी। मेडिकल भाषा में उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं या वीएसडी कहते हैं। सरल शब्दों में उनके दिल में एक सुराख था। इसका पता पहली बार 1954 में मद्रास में फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग के दौरान चला, जब उन्हें खून की उल्टियां हुई। 1950s और 60s के उस शुरुआती दौर में ओपन हार्ट सर्जरी जैसी टेक्निक भारत में मौजूद ही नहीं थी। अगर ये छेद समय पर नहीं भरा गया तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, फेफड़ों की धमनियों में हाई ब्लड प्रेशर और इजन मेंगर सिंड्रोम जैसी खतरनाक स्थितियों में बदल जाता है। मधुबाला के साथ भी यही हुआ। उनका शरीर एक एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर जरूरत से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने लगा था। उनकी छोटी बहन मधुर भूषण के संस्मरणों के अनुसार उनके शरीर में खून इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि वो उनके नाक और मुंह से बहने लगता था। उस समय का इलाज सुनकर रूह कांप जाती है। डॉक्टरों को अक्सर उनके घर जाकर बोतलों में भरकर ज्यादा खून निकालना पड़ता था ताकि उनके हार्ट और उनके फेफड़ों पर दबाव कम हो सके। ऑक्सीजन के कम लेवल के कारण उनके होंठ और नाखून अक्सर नीले पड़ जाते थे, जिस चेहरे को दुनिया ने सबसे खूबसूरत चेहरा कह रखा था, वो अभिनेत्री अपनी जिंदगी के आखिर के 9 साल सिर्फ बिस्तर पर बिताने को मजबूर थी। वो महज हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। सिनेमा की इस वीनस की पर्सनल लाइफ किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही। दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चर्चित और दुखद अध्याय है। मुगल आजम की शूटिंग के दौरान ही उनके बीच के मतभेद इस लेवल पर पहुंचे कि उन्होंने आपस में बातचीत करनी भी बंद कर दी। फिल्म के सबसे रोमांटिक सीन्स में से एक वो पंख वाला सीन याद कीजिए, द फीदर सीन, तब शूट किया गया जब दिलीप कुमार और मधुबाला आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। एक तरफ पर्दे पर सुलगता हुआ रोमांस और दूसरी तरफ सेट पर एक बर्फीली खामोशी। एक अदालती मामले, नया दौर से जुड़ा हुआ एक विवाद और पिता की जिद के कारण यह रिश्ता टूट गया। मगर इसके बाद उन्होंने किशोर कुमार से शादी तो की, लेकिन बीमारी और अकेलेपन ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। किशोर कुमार उन्हें इलाज के लिए लंदन भी ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया कि सर्जरी के लिए अब बहुत देर हो चुकी। डॉक्टरों ने उनकी उम्र सिर्फ 2 साल बताई, लेकिन अपनी विल पावर के बल पर मधुबाला 9 साल तक जिंदा रही और लड़ती रही। 23 फरवरी 1969 को अपने 36वें जन्मदिन, बर्थडे के महज 9 दिनों बाद मधुबाला ने आखिरी सांस ली। उनके निधन के साथ इंडियन सिनेमा ने अपनी सबसे चमकदार जवाहर को खो दिया, हीरे को खो दिया। आज के इंडियन फिल्म मेकर्स और क्रिएटिव फ्रेटर्निटी के लिए मधुबाला एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक कलाकार अपनी निजी पीड़ा, अपनी बीमारी और अपनी भावनात्मक टूटन को पर्दे से छुपाकर एक ऐसी आइकनिक इमेज गढ़ सकता है जो कालजयी हो। मधुबाला का जीवन हमें सिखाता है कि महान कलाकार अक्सर महान बलिदानों की ऊपर खड़े होते हैं। उनकी जिंदगियां महान बलिदान भी मानती हैं। मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो सिनेमा का एहसास थी। आज भी जब कोई
डायरेक्टर एक परफेक्ट ब्यूटी या परफेक्ट परफॉर्मर की तलाश करता है तो उसके जहन में सबसे पहला नाम मधुबाला का आता है। अलविदा मधुबाला, आप हमारे दिलों में उस अनारकली की तरह हमेशा जिंदा रहेंगी जिसने मौत को सामने देखकर भी प्यार करने से परहेज नहीं किया। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।